सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं एक इंडिया के बहुत फेमस स्ट्रिंग थ्योरिस्ट एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की, डॉक्टर आलोक मिश्रा। प्रोफेसर आलोक मिश्रा भी इनके नाम से भी आप इनको गूगल पे या फिर आईआईटी रुड़की के वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली सर की पीएचडी जो हुई है दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, दैट इज 1998। इन सर आपका पीएचडी टॉपिक और इसके बारे में आप बताएंगे सर? जी हाँ, मेरा एक्चुअली पीएचडी टॉपिक जो मैं पिछले 2 दशक से काम कर रहा हूँ उससे भिन्न था। मेरा पीएचडी टॉपिक न्यूक्लियर थियोरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित था। और स्पेसिफिकली उसके अंदर एक एरिया होता है, उसे कार्नल पर्टर्बेशन थ्योरी कहते हैं, उससे संबंधित था। अर्थात यह है कि सूक्ष्म में कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम जानते हैं, तो उसके अंदर शायद हमने क्वार्क्स का नाम सुना होगा। और हम्म। न्यूक्लियर इंटरैक्शंस मूल रूप से शायद कहा जा सकता है क्वार्क्स के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास करा जा सकता है, पर वो थोड़ा कठिन है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट जिसको इफेक्टिव फील्ड थ्योरी बोलते हैं, जिसके अंदर क्वार्क्स का कंपोजिट, जिन्हें मेसॉन्स और बारियंस कहते हैं, उससे संबंधित फिजिक्स थी। ओके। हाँ सर, आपकी अर्ली एजुकेशन वगैरह इनके बारे में बताएंगे, अर्ली एजुकेशन एंड कहाँ से आपने मतलब अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी? क्योंकि ये सब ओह, गूगल में सर कुछ मिलता नहीं है, ना ही आईआईटी रुड़की के बायो स्केच में आपका अवेलेबल है। जी। अच्छा। मैंने 12वीं कक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से करी थी। और उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने बीएससी ऑनर्स करा था। और ओके। उसके पश्चात मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीएचडी के लिए चला गया था। ओके सर। सर आपके प्रोफाइल में एक ये है कि आप जूनियर आईसीटीपी फेलोशिप आपने ले रखा वहां से, तो ये क्या था सर आईसीटीपी में? क्योंकि आईसीटीपी बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत मतलब एक रिनाउंड प्लेस है। तो वहां की जर्नी आपकी कैसी थी, मतलब कैसे आप वहां पे गए थे और क्या क्या था वहां पे? जी हाँ, तो आईसीटीपी अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली के एक छोटे से शहर जिसको त्रिएस्ते बोलते हैं उसमें स्थित है। जो भूतपूर्व नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने उसको स्थापित करा था। हम्म। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये थियोरेटिकल फिजिक्स से संबंधित जगह है। और इनके एक प्रोग्राम होता है, उसे एसोसिएट्स प्रोग्राम बोलते हैं। और एसोसिएट्स प्रोग्राम के तहत इनकी 3 श्रेणियां होती हैं: जूनियर एसोसिएट, रेगुलर एसोसिएट और सीनियर एसोसिएट। तो मैं और उसके लिए आपको कहीं इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में एक फैकल्टी पोजीशन, परमानेंट फैकल्टी पोजीशन होना अनिवार्य है। उसके बाद आप एलिजिबल माने जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद पहले एज अ जूनियर एसोसिएट, फिर उसके बाद रेगुलर एसोसिएट के रूप में मैं 12 साल एसोसिएटेड रहा आईसीटी हम्म। उसी। अच्छा सर, जैसे आपने आपकी पीएचडी जो है थियोरेटिकल फिजिक्स में है कम्प्लीटली, तो फिर मतलब ये ट्रिगर आपके माइंड में कहाँ से है? मतलब ऐसा क्यों नहीं था कि मतलब जैसे होता ना कि जैसे आजकल के जैसे लोग होते हैं, मतलब जैसे हमारे एज के या हमसे छोटे एज के जो भी बच्चे होते हैं, बेसिकली दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स साइंस की, मतलब सॉरी इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, मतलब अच्छा प्लेसमेंट लेंगे, अच्छा पैकेज लेंगे या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे काइंड ऑफ। तो आप तो दिल्ली से हैं, तो ये इन चीजों का एक्सपोजर तो आपके मतलब इसमें होगा ही, काफी पहले से होगा। तो फिर आपका इंक्लिनेशन साइंस की तरफ क्यों गया था, फिजिक्स की तरफ क्यों गया था? काइंड ऑफ कि आप इसकी तरफ नहीं गए, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं गए, ऐसा क्या रीजन था सर इसका? हाँ, मैं आई थिंक शायद ये कह सकता हूँ कि यदि मैं सोचूं इस बारे में, तो मेरा एक तरह से सौभाग्य समझिए या जो भी है कि जब मैं 9वीं कक्षा में आया था, तो मैंने अपना स्कूल परिवर्तन करा था। मैं पहले डीपीएस मथुरा रोड में था, उसके बाद मैं 9th में मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में आया था। तो वहां पे कुछ एकाध क्लासमेट्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन हुआ, जिसके बाद मुझे ये स्पष्ट हो गया कि गणित ऐसा विषय है जिसमें मेरी सर्वोत्तम रुचि है। हम्म। और फिर मुझे गणित के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट कब मुझे पापा ने बाद में बताया था कि उनके पास कुछ कॉल्स भी आए थे, मतलब ये बोलते कि आलोक जो है और विषयों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम्म। खैर, मतलब जो भी था सो, बहरहाल तो मुझे ये फिर धीरे धीरे गणित और गणित से संबंधित फिजिक्स ही मुझे अच्छी लगती थी। और उसके बाद मुझे ये नहीं इस बात का होश रहता था, ना चिंता, कि वो कौन से सो कॉल्ड लेवल की है, 12वीं की है, बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी की। मतलब मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसमें पढ़ता था। और फिर
12वीं के बाद हाँ, मतलब मैंने देखा कि ऑप्शंस सरप्राइजिंगली तब भी जो स्टीरियोटाइप अब है वो तब भी थे। पर हाँ, स्टार्टअप्स का हम्म। कॉन्सेप्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। ओके। मुझे शायद ये शब्द ही नहीं पता होगा। हम्म। पर बहरहाल मतलब ये जो उनको मैं बैंड वैगन्स कहता हूँ वो तब भी थे अब भी हैं। पर आई थिंक मेरा शुरू से ही जो है जो रुझान था वो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड फिजिक्स की तरफ ही था। और फ्रैंकली मैंने मैथ की बजाय फिजिक्स इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने पापा का सलाह मान रहा था। उन्होंने कहा था कि आलोक, ट्रस्ट मी, प्योर मैथमेटिक्स में तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा जितना थियोरेटिकल फिजिक्स में आएगा। तो मैंने देखा कि मैं एक्चुअली वाकई प्रूफ्स मुझे चीज़ों के थोड़े से मतलब इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो मैंने देखा कि प्योर मैथमेटिक्स जहाँ पे फिजिक्स में यूज हो रही हो वो क्षेत्र मेरे लिए मतलब वही मेरे को आकर्षित करा। और या दैट्स बेसिकली। अच्छा। अच्छा सर, जैसे आज का टाइम होता है, जैसे आपने बोला कि आपके फादर ने आपको मतलब थोड़ा इन चीजों से रिलेटेड थोड़ा सलाह दिया आपको, आपके पिताजी ने आपको समझाया ये सब। बट आज के इसमें केस क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो ऐसा था कि मेरे पिताजी ही इज जस्ट 12th पास, और मम्मी जो है सी इज ऑल्सो 10th पास। तो ऐसा होता कि हम लोग मतलब मैंने अगर अपनी ग्रेजुएशन जो है, मैंने भी ग्रेजुएशन अपने डीयू से ही करी है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने करी। उसके बाद फिर मैं डीयू से फिर मैं मास्टर्स में गया था, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया था। बट ऐसा था कि इन सब में ना कहीं फैमिली सपोर्ट बहुत लैक कर रहा था। मतलब फैमिली बार बार अच्छा था कि जैसे अगर वो कॉल भी कर रहे हैं रोज, आजकल तो जियो का नंबर है तो वो फ्री में कॉल कर देते हैं, और कॉल करके हर बार उनका एक ही समझाना होता है कि इन सब लाइन में क्यों जा रहे हो, इसमें पैसे नहीं है, फ्यूचर नहीं है, काइंड ऑफ ये सारी चीजें होती है। तो ऐसा होता कि वो बार बार मुझे मतलब काइंड ऑफ की फोर्स कर रहे थे कि आप मतलब बैंकिंग की तरफ जाओ या फिर आप एसएससी की तरफ जाओ, आप ये सारे जॉब कर लो, सेटल हो जाओ काइंड ऑफ। आज भी ऐसा होता है कि यही चीजें मेरे को अभी भी बोली जाती है कि तुम सेटल हो जाओ, ये कर लो। तो ऐसे केसेस में ऐसे होता है ना कि लोगों के पास सपोर्ट नहीं रहता। मेरे पास भी सपोर्ट काइंड ऑफ एक मतलब ना के बराबर ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड थे उन लोगों ने ही ये सारी चीजें समझाई थी। उसके बाद खासकर, और जैसे मैं तो चलिए दिल्ली में था, आजकल जैसे आजकल बच्चों से बात होती है तो दे आर फ्रॉम टायर 2 टायर 3 सिटीज, जैसे बनारस से हैं कुछ लोग, या भुवनेश्वर या कटक, ऐसी जगह से जहां से इन चीजों का एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं है। तो वहां पे सर फैमिली सपोर्ट लैक करता है कहीं ना कहीं। तो उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब वो कैसे इस फील्ड में आए, जबकि उनकी फिजिक्स अच्छी होती है, जैसे उनसे बात भी होती है ना, तो पता चलता है कि हाँ सर उनकी फिजिक्स काफी अच्छी फिजिक्स है, उनका मैथमेटिकल एनालिसिस काफी स्ट्रांग रहता है, वो स्टिल वो उस चीज को परस्यू नहीं कर पाते हैं सर। तो उनके लिए कोई आपका सजेशन होगा अभी? हाँ, मैं एक संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि सौभाग्य से मैं आईआईटी रुड़की में 2017 से लेकर 2020 तक स्टूडेंट वेलनेस के साथ एसोसिएटेड था। तो हम्म। स्टूडेंट वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ रूप में तो पहले था, पर उस वक्त उसी 2017 में हमारे निदेशक भी परिवर्तित हुए थे। तो उन्हें लगा हम्म। कि एक प्रॉपर वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट आईआईटी में होना चाहिए। तो जी। उसके बाद से ये प्रयास शुरू हुआ। ये मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो है वैसे क्लीशे बात, मतलब कोई बहुत मैं डीप बात नहीं कहने जा रहा, स्वाभाविक है, पर फिर भी शायद कहना अनिवार्य समझता हूँ, विशेषकर जो आपने प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में कि हम्म। जैसे एक डायलॉग माना जाता है, यार वही करो जो मन को अच्छा लगे। जी। तो इसको कभी कभी क्या होता है ना कि अगर किसी ने डायलॉग मारा या कई चीज एक बार को कई बार कही गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात में महत्व नहीं है, महत्वहीन बात है। और इस बात में इसका जो दुष्परिणाम मैं ये कहना चाहूंगा वो बाद में दिखते हैं बच्चों में, जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस कारण से, मात्र इस कारण से कि वो किसी क्षेत्र में किसी ब्रांच में किसी इंस्टीट्यूट में केवल ठप्पे के लिए आए हैं। तो उस समय बहुत अच्छा लगता है भाई हमारा बेटा ये हो गया वहां हो गया क्वालिफाई, दैट्स फाइन। बट जी। एक साल 6 महीने, कभी कभी कुछ हफ्ते में बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। हम्म। जब वो कोई एग्जाम देते हैं उनकी आंसर शीट्स ब्लैंक आती हैं, लिटरली कोई हम्म। शब्द नहीं अंकित होता सिवाय उनके नाम के। जी। तो उस स्थिति में जो है फिर जो उनका एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है, उसमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और दुर्भाग्यपूर्ण। कभी कभी इसके जो एक्सट्रीम परिणाम हैं, जो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ संकेत कर रहा जी। हूँ, जी। 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 कि वो मतलब फिर परिवार के ऊपर इतना बड़ा एक प्रहार होता है कि वो असहनीय होता है।
तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे प्रथम चीज तो जो स्वाभाविक है, अगेन कोई डीप बात नहीं कर रहा, बट स्टिल आई वांट टू से दिस, कि आपकी जी जी रुचि जी होनी चाहिए इस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहो। और भीड़ में चलने से आप भीड़ के हिस्सा ही नॉर्मली बनोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पीछे भीड़ दौड़वाने के लिए प्रयास करो, पर जो आप हो उसको पहचानो, उसको इवॉल्व करो। जी मात्र बैंड वैगन्स पे चढ़ के उसने करा, भीड़ कर रही है, जनता कर रही है, वैसे करो, मतलब कोई खास दम नहीं है उसका। जो माइलेज है हद से हद 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री लेने के बाद, जॉब लेने के बाद फिर आते हैं कि हम क्या जी फिजिक्स में फिर एंटर कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जी जी मेरे पास या तो कोई उत्तर जो प्रोत्साहित करे वैसा देने योग्य नहीं होता, या फिर मुझे कभी कभी कहना पड़ता है कि अब इतना गैप हो गया है, और नॉलेज डेवलपमेंट कुछ क्षेत्रों में बहुत फास्ट होती है, कुछ में शायद इतना नहीं होता, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत डीप होते हैं। तो उसमें एकदम से आप एग्जिट करके फिर वापस एंट्री काफी कठिन होता है। तो फिर हम्म। मैं समराइज एक ही सेंटेंस में करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट का, उसको प्रयास में लाना चाहिए, माता पिता को भी और बच्चों को भी। जी और मैंने हालांकि कहा था समराइज करूंगा, पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जी मेरी जी स्वयं की यात्रा मैंने अपने आप ही और ज्यादा कठिन कर दी थी। क्योंकि एक तो मैं फिजिक्स में तो आया ही था, ना इंजीनियरिंग ना मेडिसिन। उसके अतिरिक्त मैंने पीएचडी के बाद ये निर्णय करा कि मैं अपना विषय पूर्ण रूप से चेंज कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। जी इसलिए सर। मुझे अभी भी मुझे याद है कि मेरी नानी या मेरे रिलेटिव्स जो है मेरे पेरेंट्स से पूछते थे कि आलोक अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि पोस्ट डॉक का कॉन्सेप्ट किसी को आता ही नहीं था, होता है कि किसी को नहीं पता। अभी भी जी पढ़ जी रहा जी है। हाँ मेरे पेरेंट्स चाहे बोल लीजिए गैंडे की खाल हो गई थी उनकी, पर मैं मतलब आई मेक नो बोन्स अबाउट दिस कि मैं काफी आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने सदैव ही मुझे प्रोत्साहित करा है, सपोर्ट करा है, जो भी निर्णय लिए हैं छोटे मोटे। सो आई वाज वेरी हम्म। ब्लेस्ड। जी सर। अच्छा सर, जैसे रिसर्च का जैसे इंडिया में एक ये होता है कि एक थोड़ा सा टैबू टाइप का इंडिया में ये कर दिया गया कि रिसर्च में फंडिंग नहीं आते, रिसर्च में ये नहीं होता, मतलब बहुत सारे गैप्स ऐसे होते हैं जिनको फील करना, मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अंडर ग्रेड के बच्चे के दिमाग में अगर ये चीज भर जाती है ना कि इंडिया में रिसर्च का माहौल अच्छा नहीं है। तो आपने तो इंडिया से बाहर बहुत जगह, हार्वर्ड में, प्रिंसटन प्रिंसटन में, मैंने आपकी लिस्ट देखी थी, आपने बहुत जगह टॉक्स दिए हैं, बच्चों से इंटरेक्शन ऑब्वियसली वहां भी हुआ होगा। तो आपको ये चीज कैसा फील होता है कि इंडिया में ये कैसा है, मतलब रिसर्च का, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके और एनी अदर कंट्री? मैं आई थिंक एक बात अवश्य कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज में नॉर्मली मैंने अनफॉर्चुनेटली, ये बात कड़वी लगेगी शायद कुछ लोग या काफी लोग मेरे से एग्री ना करें, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है, वो अ, जो ऑलरेडी चल रहा है जो स्थापित है उसमें हम्म थोड़ी वृद्धि करके शोध में विश्वास रखते हैं। और काफी चीजें प्रमोशन ओरिएंटेड भी होती हैं कि लिस्ट के अंदर आपको संख्याएं दिखानी है, पर जी जो जी जी जो काम आप कर रहे हैं उसका जो क्या वजन है, क्या उसका परसेप्शन कम्युनिटी में है, उस पे इतना शायद ध्यान ना देकर संख्याओं पे ध्यान हम्म अधिक दिया जाए। चाहे हम्म फैकल्टी रिक्रूटमेंट में हो, चाहे पीएचडी रिक्रूटमेंट में हो, उसके बाद उनके पब्लिकेशंस एक्सेट्रा, संख्याओं पे हमारे यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है। जो जी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे कंट्री में, एटलीस्ट मेरे क्षेत्र में, टिपिकली वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई रिसर्च डी। इंस्टीट्यूट्स हैं। वहां पे कम से कम कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो हम्म। मैं कहूंगा सोच, ऊपर नीचे तो नहीं कहूंगा, पर इससे दूर है। जी। तो उसका लाभ उनके विद्यार्थियों को भी होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। और आई थिंक मेन डिफरेंस वो कहने, मैं कागज पेंसिल वाला आदमी आज भी हूँ, पहले भी था, तो मेरी जो हम्म। रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सीमित हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं। जो जी एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं ऑफ कोर्स उनके बहुत बजट्स होते हैं। फॉर्चुनेटली काफी जी। सालों से आई फील कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स को, इवन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स को, फंडिंग का कोई इशू है नहीं अब एनी मोर। हम्म हम्म बट जो डिफरेंस है वो है आपकी अप्रोच में, कि आप अपना समय किस चीज को ध्यान में रखकर बिता रहे हैं शोध के क्षेत्र में।
जी, जी। संख्याओं पे या उसके इम्पैक्ट पे कि वो स्वयं उसका महत्व क्या है जो आप कर रहे हैं। हुँ, तो मैं हुँ। आपको एक छोटा सा उदाहरण ही दे सकता हूँ, जी। अगर आप मुझे परमिट करें जी, 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 तो। सर। तो और उदाहरण मैं ज्यादा नहीं दूर अपने से संबंधित ही दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हमारे विभाग में ही काफी लोग हैं जो बहुत प्रोलिफिक हैं, मतलब काफी पेपर्स एक साल में लिखते हैं, दैट्स फाइन। मैं दुर्भाग्य से उसमें लास्ट में आता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पेपर्स नहीं लिख पाता। जी। और मैं एक उदाहरण में जो ये देना चाह रहा था कि वो ये कि एक पर्टिकुलर पेपर 2020 में मैंने अपने विद्यार्थी के साथ लिखा था। और उस पेपर को करीब एक सवा साल लग गया। वही डिफरेंट जर्नल्स में, करीब 7 या 8 जर्नल्स में, वो हुँ, इस हुँ। बात की वजह से या तो वो अ, वापस आ गया हमारे पास या फिर हमें विड्रॉ करना पड़ा कि उनको कोई रेफरी नहीं मिला। ओके। और अल्टीमेटली जहाँ पे थैंक गॉड इवेंचुअली वो एक्सेप्ट हुआ, दैट इज वो एक ऐसा जर्नल है जहाँ पे भारत में एटलीस्ट जो भारतीय ओरिजिन के जो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं उसमें पिछले 25 साल से जब से वो चल रहा है जर्नल, उसमें मेरे ख्याल से 7 लोगों ने ही पब्लिश करा है और हमारा ओके। 8वां पेपर था। और जो जिस क्षेत्र में मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, या उप क्षेत्र में जो मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, उसका जो फाउंडेशन जो बेसिक जो फाउंडेशन लेइंग पेपर्स हैं वो उसी जर्नल में पब्लिश हुए थे। तो हुँ, हुँ। अंतोगत्वा 2.5 साल में एक पेपर पब्लिश हुआ है। तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपको अपने काम पे फेथ नहीं होगा, जब तक आप थोड़ा सा गेंडे की खाल नहीं होगी कि आप पे इस बात का असर ना पड़े कि जी। कोई और कितने कर रहा है क्या कर रहा है, तो काम पे ध्यान दें। तो ऐसा मेरे ख्याल से जो हमें 2.5 साल के बाद जो प्रसाद समझ लीजिए मिला, वो हुँ, हुँ। कोई अब रिग्रेट नहीं है। ओके। अच्छा सर, जैसे आज के टाइम पे जैसे मतलब उसी के बारे में बात करें, जैसे इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का ये रुझान बढ़ रहा है, तो क्या आपकी नज़र में ये ऐसा है क्या कि इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉस टू साइंस, ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? हाँ, मैं एक एक्चुअली ये चीज मुझे अजीब लगती है आईआईटीज के अंदर कि यदि आप स्टूडेंट्स हुँ, को, शायद मैंने और भी कुछ संदर्भ में किसी को बात ये मल्टीपल टाइम्स कही है कि आईआईटी में जो मेरा स्वयं का अनुभव यही देखा है मैंने कि यदि स्टूडेंट्स को आप कोई टास्क असाइन करें, वो हुँ, उसको हुँ। पूर्ण कर लेंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे नॉर्मली। जी। हुँ, पर हुँ। यदि आप उनको कहें कि आप अपने लिए खुद टास्क सोचकर असाइन करें, ऐसा जो नॉन ट्रिवियल हो, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वो कर पाए, स्पेशली हुँ, कोई हुँ, हुँ। प्रॉब्लम, और हुँ, हुँ। उसको वो खुद डिफेंड कर पाए ऑन ऑन द फीट एनी टाइम, सो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी। तो असाइंड चीजों को करना की मानसिकता इनबिल्ट है इस प्रकार की एजुकेशन या ट्रेनिंग में। हुँ, तो हुँ, हुँ। लीक से हटकर स्वयं सोचकर उस पर विश्वास रख के आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस, जो करेज है, वो हमारे सिस्टम से बच्चों को नहीं मिलती है। जी। तो सर वही मतलब वही होता है ना, क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस जो होता है या क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च जो हो रहा है, तो वो आपके अकॉर्डिंग मतलब इंडिया के बच्चों में या फिर जो आईआईटीज़ में के बच्चे हैं, तो उनमें कहीं ये लैग करता है, राइट? बहुत ज्यादा, कम नहीं, बहुत ज्यादा। ओके। तो और मेरे सर। ख्याल से नेचुरली, जैसे आई एम सॉरी, जैसे आपने कहा था कि लॉस है, डेफिनेटली, मतलब मैं इसमें भी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हुँ, हुँ। हमारे विभाग में जो मेरे हिसाब से आज तक का जो मैंने सबसे अच्छा स्टूडेंट, ट्रू ओरिजिनल थिंकर देखा, वो इतना हुँ। डिसअपॉइंटेड और डिसइंचेंटेड हो गया था, उसने फिजिक्स ही छोड़ दिया। ओह! और वो फॉर्चुनेटली जितना महीन फिजिक्स में सोचता था उतना महीन आर्ट्स में भी सोचते थे। तो अब हुँ, उन्होंने हुँ। उसी को प्रोफेशनली फॉलो कर रहे हैं। तो ओके। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये फैक्ट है। सो जो जैसे आजकल अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स को भी जो है ये एक अप्लाइड फील्ड ही माना जाता है, उसी की जी, तरह से जी, जी। प्रोजेक्ट भी कराया जाता है। जब तक वो ना हो तब तक देखने में, एडवर्टाइज करने में इतना मजा नहीं आता, एडवर्टाइज हुँ, हुँ। करने में भी ज्यादा जोर दिया जाता है। हुँ। आई डोंट नो व्हाई। सो ये सब चीजें आई थिंक एटलीस्ट बेसिक साइंस में इसका जो महत्व है, जो बेसिक साइंस में इन्वॉल्व है, उनकी निगाह में नहीं है।
पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इन जनरल जो परसेप्शन है वो यही है कि यदि कोई चीज आप टैंजिबल नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट आप इजाद नहीं कर रहे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो आप साइंस नहीं कर रहे। ये जी। सोच में मेरे ख्याल से मूलभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम्म। तो सर इसमें क्या मतलब गलती, जैसे मतलब लैग कहाँ पे कर रहा है इंडिया हमारा? जैसे मतलब आप अगर बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाओ तो उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता, काइंड ऑफ, है ना? जी कि आप जी इंडिया के बाहर कहीं भी जाइए तो नॉर्मली जैसे होता है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बिल्कुल अलग कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है इन चीजों में? क्योंकि मतलब अगर जैसे बात की जाए कि किसी को अगर हाई रिसर्च करना है, सो ही विल प्रेफर टीआईएफआर या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर डीआरडीओ के सेंटर्स को, इनको प्रेफर करते हैं ये लोग, मतलब हमारे बाद मास्टर्स के बाद ही बच्चे। और जनरली यूनिवर्सिटी में कोई रहना नहीं चाहता है ना? कि जैसे और यूनिवर्सिटीज के एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतने शायद अच्छे नहीं होते हैं। जैसे अगर मैंने डीयू से पढ़ाई करी तो डीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा हुआ वहां पे एज सच, मतलब जो एक दिखता है कि हम बाहर के यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं दिखता। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके कारण शायद हमारे यूनिवर्सिटीज के रैंक भी इतने अच्छे नहीं रहते, मतलब ऑल इंडिया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे? तो इस पे क्या विचार है आपके से? शायद कुछ हद तक ये वैसे इशू है जैसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। जी। क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, ये मेरे लिए मुश्किल है सिंगल आउट करना। ये फैक्ट दोनों हम्म चीजें सही हैं मेरे ख्याल से, माय हम्बल ओपिनियन, कि हम्म। रिसोर्सेज की काफी कमी है जेनेरिकली यूनिवर्सिटीज में इंडिया में। जी। और ये भी बात है कि अनफॉर्चुनेटली जो माइंड सेट है उसमें मैं कोई पिछले 30 साल 35 साल में तो कोई चेंज नहीं देखा। पेरेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि जी। आपको जो करियर ओरिएंटेड प्रोफेशंस हैं उनको प्राथमिकता देनी है। तो कोट एंड कोट अच्छे बच्चे यूनिवर्सिटीज में हम्म। एज अ लास्ट ऑप्शन ही आते हैं। तो जी। आई थिंक वो एक फीडबैक लूप है। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा सिस्टम इवॉल्व करेगा, नेगेटिव है तो डिवॉल्व करेगा आई गेस। हम्म। बट ऑल द सेम ये बिल्कुल आई थिंक आपके प्रश्न में इसका उत्तर है कि ये जो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मानसिकता है रिसर्च और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होती है, यूनिवर्सिटीज में हम्म। आपको डिग्री मिलती है, ये बहुत खोखला कर रही है हमारे सिस्टम को। और जी। जो हमारे यहाँ एक तरह से जो करेज, जो एक निर्भीकता, जो एक गट्स हो सोचने में, कुछ चीज इंडिपेंडेंट करने में बिना इसकी परवाह करे कि कोई इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, केवल इसलिए कि आपको अच्छी लग रही है, आपको विश्वास है, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। हम्म। अच्छा सर, मतलब जैसे आप तो मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते हो ड्यूरिंग देयर एमएससीज ऑल्सो, तो वहां पे भी बच्चे 20-21 साल के ही होते हैं जनरली, वो कॉलेज से गए होते हैं, मतलब आईआईटीज के अंदर, रिसर्च के अंदर, मतलब रुड़की के अंदर ऐसे। तो उनमें आपको मतलब ऐसा कुछ कभी लैग दिखता है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बच्चा अगर गया हुआ है तो उसमें कुछ ऐसा लैग करता है एज कम्पेयर टू अगर आपने किसी बीटेक के बच्चे को, अगर आपने वहां पे मतलब मास्टर्स में अगर पढ़ाया हो, तो कुछ ऐसा लैग करता हुआ आपको दिखता है क्या? जी हाँ, आई हैव टू एडमिट दैट इज ट्रू। वेरी, हम्म ये सही है। और मेरे ख्याल से शायद एक तो जो आई थिंक हम ये सर्वविदित बात है कि जो इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स जाते हैं एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन से लेकर उनका जो ट्रेनिंग है दैट इज स्पेशली एंट्रेंस लेवल के लेवल इज ऑलवेज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जी। ओरिएंटेड। हम्म। और वो हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में टिपिकली वैसा नहीं अप्रोच रहती। जी। तो उससे मैं देखता हूँ कि जो प्रॉम्प्टनेस है, जो किसी चीज को करने की, जैसे मैंने शुरू में कहा था टास्क असाइंड, उसको करने का, खुद हम्म। ही कुछ इनिशिएटिव लेके करने का, वो जी जी जी। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनमें मुझे कम दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हम्म कि इंटेलेक्ट में कुछ कमी है, पर उनकी जो हम्म। ट्रेनिंग है वो इस प्रकार से है कि वो डिपेंडेंट या डिपेंडेंस उनकी किसी डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन देने वाले की तरफ ज्यादा है। जी। और इंडिपेंडेंटली कुछ करना और एक वो अक्सर मुझे कम दिखता है। हम्म बट आई थिंक दैट हैज टू डू विद द डिफरेंस इन ट्रेनिंग। अच्छा सर, अभी बच्चों का मतलब अभी जैसे आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि फिजिक्स इज बेसिकली काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये कोडिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। कि मतलब बहुत सारे आप मतलब जैसे आईआईटीज में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो टीचर आस्क देम कि आप ये कोड सीख के आओ, ये कोड सीख के आओ। तो कोडिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है मतलब आपकी नजर में? आपने तो बोला कि आप कोडिंग पे मतलब ये नहीं करते, मतलब कैसा कोडिंग की डिमांड आज जैसे बढ़ रही है, तो वो कैसा है, कितनी नीड है सर उस चीज की?
एक्चुअली कुछ एरियाज हैं, मैं फिजिक्स की बात करूंगा, उससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं बात करने की। तो फिजिक्स जी में सर। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे और स्पेशली उनमें भी सब एरियाज हैं जहाँ पे हम्म जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, प्रॉब्ली इवन ग्लोबली, काफ़ी जी। कुछ निर्भरता कोडिंग पर ही है। हम्म। और उससे मैं अनफॉर्चुनेटली उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, ना मैं इस टाइप की रिसर्च को सब्सक्राइब करता हूँ फ्रैंकली। जी बट ये मेरा अपना है, बट एज अ सेड, आई मीन लोगों का ब्रेड एंड बटर एक्चुअली कोडिंग बेस्ड है। या बस जी। मुझे दुख इस बात का होता है इस संदर्भ में कि एटलीस्ट भारत हम्म। में मैंने बहुत कम जितना भी देखा है, ऐसे लिखे हैं लोग जो अगर कोडिंग में भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने कोड स्वयं लिखे हैं। जी। वो औरों के लिखे हुए कोड में थोड़ा संशोधन करके उसका प्रयोग हम्म करना, उससे पेपर्स करना, वो मुझे दुख होता है देखकर। और इनफैक्ट ये हम्म ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने जो करा सो करा, बच्चे भी वैसे ही ट्रेंड हो रहे हैं। और हम्म। मैंने इसका एक दुष्परिणाम या जो भी कहा जाए, मतलब आई अपोलोजाइज, पर जो भी शब्द मुझे और समझ नहीं आ रहा वो ये है कि जैसे अगर इस प्रकार के आप बच्चों जो इस टाइप की रिसर्च में हैं इन्वॉल्व, उनसे यदि आप 20 मिनट भी फिजिक्स के बारे में बात करें, आपको मुश्किल पड़ेगी। आप एक जी। कॉन्वर्सेशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे 20 मिनट, क्योंकि हम्म। बात करने को विशेष मिलेगा नहीं कुछ। हम्म। So, but that's how it is. मतलब पर ऐसा नहीं है कि एट पर ये भी मैंने देखा कि एक पोस्ट पीएचडी का जो एम्प्लॉयमेंट है, मैं पोस्ट डॉक को भी एम्प्लॉयमेंट में मान रहा हूँ, तो इट इज नॉट रियली अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। तो कभी कभी संभावनाएं ज्यादा बेहतर होती हैं बनस्पत उसके जो कोडिंग नहीं कर रहे। जी। बट अल्टीमेटली आज मतलब पीएचडी की समाप्ति के 10 साल बाद यदि आप देखें, तो मुझे हम्म ऐसा लगता है कि शायद ऐसे लोग या तो उन्होंने कुछ और चीज करने लगे होंगे, या फिर हम्म। उनका योगदान विशेष या शून्य से लेकर कुछ विशेष तक नहीं रहेगा जी। उस फील्ड में जिसमें उन्होंने काम करा। जी। अच्छा सर, टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, यहाँ पे जूम का मेरे पास अपग्रेड नहीं है। तो बस एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जैसे आज के जो अंडर ग्रेड के बच्चे हैं, तो अगर उनको स्ट्रिंग थ्योरी में जाना है या फिर उनको हाई एनर्जी फिजिक्स में अगर उनको काम करना है, तो आपके लिए मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी से? अगर वो अंडर ग्रेड फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? मैं तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो हम्म स्ट्रिंग थ्योरी में कोई खास बात नहीं है। हम्म उनको पहले अपने दिमाग को कंडीशन करना है इस बात से कि वो स्वभाव से ही जिज्ञासु बने, जी। क्यूरियोसिटी रखें। और ये मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि किसी चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना करें, पहली चीज, कुछ भी हो, हम्म। एनीथिंग। और जी। ये भी ध्यान रखें कि प्रश्न मात्र पूछने के लिए पूछा नहीं करें। वाकई जिज्ञासा होगी तभी आप प्रश्न पूछेंगे, तभी जो आपको उत्तर मिलेंगे उस पर भी आप प्रश्न पूछेंगे। जब तक आपको स्वयं क्लियर ना हो, आप प्रश्न पूछते जाइए, अर्थात बहुत जल्दी जी। सेटिस्फाइड ना हो। दूसरी जी। चीज, यदि स्पेसिफिकली स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर या हाई एनर्जी फिजिक्स, थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स में अगर आपको एंटर करना है, तो आपका गणित अच्छा होना अनिवार्य है। जी। तीसरी चीज जो पहले से भी संबंधित है और स्पेसिफिकली अगर स्ट्रिंग थ्योरी या हाई एनर्जी फिजिक्स से भी संबंधित है, कि अब ऐसे समय में बच्चे रह रहे हैं, इसको अब एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहना तो वो भी पुरानी बात हो गई है, पर इट इज जी। द एज ऑफ instant access, modular relativity. It's जी। an age जी। of instant access at your fingertips. किसी व्यक्ति को आपने कुछ पूछा, ए ए व्यक्ति ए, उनसे जवाब नहीं आया, एक बी है, एक सी है, जेड तक भी पहुंच गए, नहीं मिला, तो जेड A1 A2 A3, मतलब अंत नहीं है। जी। जो जिम्मेदारी है प्रश्नों के उत्तर पाने की, वो पूछने वाले पर है। अगर जी। वो नहीं मिल पा रहा है जवाब, तो उसको प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये मैं कहूँगा। जी। जी सर। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत नर्वस था सर क्लास के इसके सेशन के अरे स्टार्टिंग में, आई डोंट नो बट सर आप व्हाई। बट सर आपने पूरा कंफर्टेबल कर दिया। थैंक यू सो मच। आई होप कि इससे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैंने बच्चों को पहले ही बोल के रखा था कि सर आने वाले हैं, तो उन लोगों ने काफी आपके बारे में सर्च किया हुआ है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन भी उन लोगों ने भेजे थे, बट वो सारे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि अभी के टाइम पे रेलेवेंट है, क्योंकि अभी वो बीएससी में है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से गूगल से क्वेश्चन जो है वो कॉपी करके पूछ दिया, काइंड ऑफ ऐसे होता ना कि ये होता है, तो इसलिए मैं उनको नहीं पूछ रहा। थैंक यू सो मच सर। श्योर। ओके, जी सर। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। ठीक ठीक है सर।